हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो पूरे विश्व में जब से इंसान इस धरती पे आए हैं तब से ही इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टडीज़ की जा रही है या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क किया जा रहा है ना। चाहे वो पानी ढूंढना हो, है ना, पानी ढूंढना हो या फिर गुफा ढूंढना हो। एंशियंट टाइम से ही, बहुत पुराने टाइम से ही इंसान ज्योग्राफी का एज अ फील्ड ऑफ स्टडी चाहे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा है। तो ज्योग्राफी आखिर है क्या? ज्योग्राफी एक साइंस है जिसके अंदर हम अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर और ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स और इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, है ना, समझते हैं, स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर कई सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिज़िकल ज्योग्राफी, है ना, स्पेशियल ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये सही कई सारी इसकी ब्रांचेस हैं। और एंशियंट टाइम्स में जियोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स भी ज्योग्राफी के अंदर ही स्टडी किए जाते थे। तो इसीलिए ज्योग्राफी को कई बार मदर ऑफ ऑल साइंसेज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्टडी स्टार्ट हुई थी वो ज्योग्राफी के अंदर ही साइंटिफिक स्टडीज स्टार्ट हुई थी। तो कितने प्रकार की ज्योग्राफी होती है? 3 प्रकार की ज्योग्राफी होती है। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ के स्ट्रक्चर और उसके अंदर होने वाली प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट या फिर टेरेस्ट्रियल बॉडी, यानी कि लैंड के ऊपर होने वाली सारी प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। और सी यानी ओशियन के अंदर जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिजिकल फीचर्स होते हैं उसको स्टडी करने की फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ओशियनोग्राफी। और हमारे क्लाइमेट की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी, है ना। बारिश, हवा और जो हमारा मौसम परिवर्तन है ना, वेजिटेशन, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। और स्पेसिफिकली वेजिटेशन और नेचुरल इन्वायरमेंट की जो स्टडीज़ होती है उसको हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर काउंट करते हैं। और ह्यूमन कल्चर, इकोनॉमी और रीजनल ज्योग्राफी को स्टडी, जिसके अंदर ह्यूमन रीजनल ज्योग्राफी की स्टडीज़ होती है, उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये सीक्वेंस है। पहले हम समझेंगे कि हमारे लैंड या फिर हमारी जो आसपास एरिया है, इस रीजन है, उसके अंदर किस तरह के फीचर्स हैं। फिर हम हमारे क्लाइमेट को समझेंगे और फिर ओशियनग्राफी के बाद हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के पे जाएंगे और फिर हम आखिरी में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। लैंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेट की स्टडी को हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, मौसम की, वेदर की, है ना। और ओशियनोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? ओशंस की स्टडी। ये जो नीला वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? ओशियनोग्राफी। तो जियोमॉर्फोलॉजी को हम देखते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है उसके जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं और लैंडफॉर्म्स हैं, उसके फॉर्मेशन और उसके अंदर जो चेंज हुए हैं टाइम के साथ, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। जैसे कि मान लो ये अर्थ है ना, असली वाली भी गोल नहीं है वैसे। तो ये अर्थ है और ये इसके अंदर लैंड है ना। सब दूर तो लैंड नहीं है, कहीं पर पानी है, कहीं पर लैंड है। तो ये कहीं पर पानी है, कहीं पर लैंड है, और ये बीच बीच में पानी है ना। ये है हमारा पानी, ओशियंस, और ये है लैंड। तो लैंड के ऊपर माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेट्यूज भी होते हैं और
प्लेन्स होते हैं, और क्या क्या होता है, रिवर्स होती है ना। रिवर्स के अंदर बेड होते हैं, रिवर्स बेड, और रिवर्स के भी कई सारे प्रकार होते हैं, रॉक्स होती है। तो इन सब की स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन सब की कंबाइंड स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। वोल्केनोज होते हैं, है ना, और ओशन की स्टडीज़ को हम ओशनोग्राफी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, तो इन सब की स्टडीज़ हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ के अंदर कोर में क्या है, बिल्कुल अंदर डीप में चले जाएंगे हम अगर अर्थ को खोद के, तो बिल्कुल सेंटर में हमको क्या मिलेगा, अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कितने मेटल्स, कितने एलिमेंट्स से बनी हुई है ना। और फिर इसके जो सरफेस के जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी हम स्टडीज़ करेंगे, है ना। और फिर सरफेस की स्टडीज़ में हम जिसको बोलते हैं, हम लैंड फॉर्म की स्टडीज़ करेंगे। इसमें हम डेजर्ट लैंड फॉर्म, है ना, ग्लेशियर लैंड फॉर्म, और जो वोल्केनोज हैं, रिवर्स हैं, और इसके अलावा माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इनकी स्टडीज़ करेंगे, है ना। ये सब लैंड फॉर्म की स्टडीज़ करेंगे। और वोल्केनोज की हम स्पेसिफिकली स्टडीज़ करेंगे। इसके अंदर हम एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स को भी देखेंगे, जो कि कारण होती है किस चीज़ का, अर्थ के ऊपर किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन का और उसके डिग्रेडेशन का, है ना, इरोजन का। या तो कुछ चीज़ फॉर्म होगी या फिर वो इरोड होगी, है ना। तो इरोजन का और फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको भी हम जानेंगे। तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये उनके लिए जिन्होंने पहली बार ज्योग्राफी वर्ड सुना है या फिर ज्योग्राफी से उनका वास्ता हुआ है, पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ा नहीं था, तो ये उनके लिए कि इंडिया पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक बड़ा लैंड मास जिसके अंदर कई सारे देश होते हैं। कभी भी कंट्रीज़ को कॉन्टिनेंट से वो मत करना, कंफ्यूज मत करना। कंट्रीज़ होती है कोई स्पेसिफिक देश, है ना, और जो बड़ा भूभाग होता है जिसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ होती है उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, जिसके अंदर हमारा इंडिया है। इंडिया एक देश है एशिया के अंदर, जिसको एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, है ना, और ऑस्ट्रेलिया। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 7th क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट क्यों है, क्योंकि अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है, जो आइस है, उसके नीचे है लैंड, है ना। और जो आर्कटिक ओशन है वहाँ पर भी तो बर्फ़ है, तो वहाँ की बर्फ़, वहाँ पर भी बर्फ़ है, तो वहाँ की बर्फ़ को हम एक कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ की बर्फ़ के नीचे लैंड नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सी है ना। तो अगर ये जो हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, इसके बीच में से एक लाइन पास होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये हमारी अर्थ को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करती है, इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर है हमारी अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये कुछ यहाँ से होकर गुजरती है। एक्चुअल मैप में देखेंगे तो वो यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री पर। तो क्योंकि हमारे अर्थ को हाफ में डिवाइड करती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ साफ कि जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर लैंड कम है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें बहुत सारी लैंड है। तो पूरे हमारी अर्थ का अभी इस वक्त इस टाइम स्केल पे जो डिवीज़न चल रहा है वो इस तरह चल रहा है कि अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा लैंड है और साउथ में कम लैंड है ना। साउथ में लैंड कम है, ओशन ज़्यादा है। पर साउथ में जो अंटार्कटिक ओशन है उसके अंदर लैंड है, और नॉर्थ में जो आर्कटिक ओशन है वहाँ पर सिर्फ ओशन है। तो ये समझ में आया कि नॉर्थ में लैंड ज़्यादा है, साउथ में लैंड कम है। पर नॉर्थ के अंदर जो आर्कटिक ओशन है उसके अंदर ओशन है, सिर्फ ओशन है, पानी है। और यहाँ पर अंटार्कटिका में ओशन भी है और
पानी भी है और लैंड भी है ना। अब किसी भी मैप को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात पता होनी चाहिए हमको, दिशा पता होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शंस पता होना चाहिए कि मैप के डायरेक्शन कैसे पता लगाई जाए। तो आपके पास अगर कभी भी कोई मैप हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी डायरेक्शन में किस तरफ सर करके बैठे हैं, बस आपको ये करना है कि मैप को टेबल के ऊपर रखना है और जो मैप के ऊपर का हिस्सा होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, मैप के नीचे का हिस्सा हमेशा साउथ हो जाएगा अगर आपने मैप को सीधा पकड़ा है तो, और मैप के जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो हो जाएगा वेस्ट, और मैप के साउथ वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा जो है वो हो जाएगा ईस्ट। राइट वाला हिस्सा ईस्ट हो जाएगा, लेफ़्ट वाला वेस्ट हो जाएगा, और अपर पार्ट जो हो जाएगा वो नॉर्थ हो जाएगा, और साउथ पार्ट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। तो मैप को स्टडी करने के लिए डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए, वरना बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ माउंटेन्स हैं, वो कहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ यंग फोल्ड माउंटेन्स को देखेंगे और कुछ प्लेट्यूज़ को देखेंगे, जो कि हमारी आगे की स्टडीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, है ना। इन्हीं से हम कई सारी चीज़ों को समझेंगे आगे। तो पेन कहाँ गया, चेंज कर लेते हैं कलर को। ये विजिबल है। तो दो तरह के माउंटेन्स होते हैं, एक होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन और एक होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, है ना। तो हमें अभी मतलब है यंग फोल्ड माउंटेन से, है ना। तो इंडिया में कुछ यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में हम जानते हैं। ये है रॉकी माउंटेन्स, ये है एंडीज़, ये है एल्प्स एटलस, और ये है एल्प्स के माउंटेन्स। और सबसे जो बड़े दुनिया के अंदर पहाड़ हैं वो कौन से हैं, हिमालय के। सबसे बड़े पहाड़ कौन से हैं, हिमालय के। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये कैसे बनते हैं, तो इस सब के अंदर आप देख रहे होगे एक फ़ीचर, अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स तो अभी पता नहीं है, पर एक फ़ीचर देख रहे होगे कि ये यहाँ पर एक ओशन है, यहाँ पर ओशन है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है ना। तो ये ओशन और ये कॉन्टिनेंट जब कोलाइड करता है तो ये बीच का जो हिस्सा है ये ऊपर उठ जाता है। तो ये कोलिजन से जो ऊपर हिस्सा उठता है, तो ये अभी प्रोसेस कंटिन्यूस में है कि अभी भी ये हिस्सा टकरा रहा है आपस में, और ये लगातार ऊपर उठता जा रहा है ना। ये माउंटेन यहाँ पर बनते जा रहे हैं। तो ये माउंटेन जो अभी भी बनने की प्रोसेस के अंदर हैं, अभी भी बन रहे हैं, या फिर हर साल इनकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, इनको क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, है ना। क्योंकि फोल्ड हो रहे हैं। जब कोई पेपर्स, जैसे कि ये पेपर है और ये एक पेपर है, या फिर ये पेपर है, दो को नहीं एक ही को लो, और एक पेपर को आप एक प्रैक्टिकल करके देखना कि ऐसे कंप्रेस करना बीच में से उसको, तो ये बीच में से ना या तो ऊपर उठ जाएगा और या तो नीचे चला जाएगा। तो ये जो ऊपर उठेगा ना, तो यही हमारा माउंटेन है ना। तो यहाँ पर ये ऊपर उठ गया। यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट किससे कोलाइड कर रहा है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। तो यहाँ पर एल्प्स और यहाँ पर एंडीज़ की, यहाँ पर एटलस और यहाँ पर एल्प्स के पहाड़ बने हैं ना। और यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट किससे कोलाइड कर रहा है, एशिया से। तो अभी इंडिया एशिया का पार्ट है, पर इंडिया कंटिन्यूसली चाइना और तिब्बतियन प्लेटो से कोलाइड कर रहा है ना। तो इसलिए हर साल 2 से 4 इंच हिमालय के भी हाइट बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये अभी इन द प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है बनने के अंदर, है ना। और जो जानने की सबसे ज़रूरी चीज़ है इस मैप के अंदर, एक तो है माउंटेन्स, हमने देख ली यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये बार बार हमारी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, और इनके फीचर्स और इनके बारे में कई सारी चीज़ें क्वेश्चंस आती है एग्ज़ाम में। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इनके बारे में हमें पता चल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है लैंडफॉर्म के अंदर, वो होता है प्लेट्यू। और जो बहुत पुराने और स्टेबल लैंड मास है वो एक तरह से इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं, इंडिया के, पूरे भारत के या फिर पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड मासेस में से कौन कौन है। सबसे पहला है
इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू, है ना, डेक्कन प्लेट्यू, फिर साइबेरियन प्लेट्यू, फिर यहाँ पर आता है कैनेडियन शील्ड, और यहाँ पर आता है ब्राज़ीलियन शील्ड। तो ये दुनिया के सबसे स्टेबल लैंडफॉर्म्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर ना कभी भूकंप आएगा, अर्थक्वेक नहीं आएगा, है ना, और ना ही कोई फॉल्ट होगा, और ना ही यहाँ पर कभी माउंटेन्स बनेंगे। बहुत ज़्यादा अगर उथल पुथल हो गई धरती के अंदर, है ना, कोर के अंदर, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, वरना ये सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड मास है इस पूरे धरती के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं इंडिया के, ये पूरे वर्ल्ड के, ये हम धीरे धीरे इनके बारे में और जानेंगे आगे। अब आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।